Hello, Jai Hind students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस लाइफ प्रोसेसेस के आखिरी हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आखिरी पोर्शन की, आखिरी पार्ट की शुरुआत करते हैं और आज हम लाइफ प्रोसेसेस को यहीं पे खत्म करेंगे। Am I properly audible and properly visible to everyone? मम्मी जी को नमस्ते बोलिएगा आयुष। ओके खम्मा घनी। जय हिंद बच्चा लोग। ऑल पॉजिटिव, ऑल परफेक्ट। अभी तक जितने भी हम लोगों के पार्ट्स हुए हैं लाइफ प्रोसेस के, सही बताओ लाइफ प्रोसेस इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही बढ़िया टॉपिक यार। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा शरीर कितना बेहतरीन बनाया है भगवान ने। तो आज फर्दर उस चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अपने अपने ब्लड ग्रुप्स पता है ना? पता होने क्यों जरूरी है ये तो मैं अभी बताऊंगी ही, लेकिन अपना ब्लड ग्रुप क्या है ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। बताओ फटाफट से बताओ। देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है यहाँ पे। बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ओके ओके, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ये देख रहे हो कितने सारे पॉजिटिव वाले हैं, बहुत कम है बीच बीच में जो नेगेटिव वाले हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे पॉजिटिव वाले हैं। इसका भी क्या कारण है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तुम्हें समझ में आ ही गया होगा क्या है। ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। सबसे आसान तरीके से तुम्हें समझाऊंगी, समझ में आएगा कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, क्यों किसी को नहीं दिया जा सकता, सब कुछ हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? तो बी पॉजिटिव वाले हाई फाइव्स, आप मुझे ब्लड दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, ब्लड ग्रुपिंग। अब बहुत सारे अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग्स होते हैं यार, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप अभी किसी ने लिखा था। बहुत सारे अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो यूनिवर्सली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि मैंने तुम्हें बस बोला कि ब्लड ग्रुप क्या है तो तुमने ए बी ओ इनके टर्म्स में देना शुरू किया, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ये सबसे कॉमन ब्लड ग्रुपिंग है, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल ब्लड ग्रुपिंग है ऑन अ पेपर वाला लेवल। मतलब पेपर वाला लेवल एज एन ऑफिशियल लेवल पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। किसने दी थी? तो ये दी थी हम लोगों को सर लैंडस्टीनर ने। तो इसी के बारे में जरा चर्चा करते हैं कि ये ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। अब मैं कर रही हूँ चैट ऑफ, जब तक के लिए मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक प्यार से ना समझा दूं, उसके बाद मैं चैट ऑन करूंगी, ठीक है? चैट डिसेबल हुई है। चैट डिसेबल भी तो नहीं होती, तुम ऐसा टोटका करके रखते हो उसके ऊपर। अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं मैसेजेस। बताओ, पोल भी साथ नहीं दे रहा आज, कि आज बोल ही लेने दो इनको, बतिया ही लेने दो। ओके, फाइनली चैट्स हैज बीन डिसेबल्ड। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने ये नाम दिया था? मतलब ब्लड ग्रुपिंग किसने दी थी? ये सर लैंडस्टीनर ने दी थी। अब यहाँ पे हमारे पास में दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उनको समझो फिर आगे समझ में आएगा। एक टर्मिनोलॉजी है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी, ठीक है? अब ये एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे शरीर में आएगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है? तो एंटीजन यानी कि हमारा दुश्मन है कोई भी, जिसके अगेंस्ट हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जिसके अगेंस्ट हमारा शरीर एकदम तलवार निकाल लेता है कि ये कौन आ गया भैया। तो एंटीजन इज द फॉरेन ऑब्जेक्ट, दुश्मन बोलो इसको, ठीक है? और एंटीबॉडी क्या है? हमारा हथियार है। शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, जब भी वो देखता है कि दुश्मन आया तब उस दुश्मन को मारने के लिए शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, ऐसी बॉडीज जो इसको मारेंगी, एंटीबॉडीज, ठीक है? तो ये हमारा हथियार है, दिस इज आवर डिफेंस। तो यहां पे मैं लिख रही हूं हथियार। ओके, अब सारी ब्लड ग्रुपिंग को समझो सबसे आसान तरीके से। जो मैं चार्ट बना रही हूं ये सेम चार्ट तुम बना लेना।
ओके, एक्चुअल में ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग नाम पड़ा है ना, ये पड़ा है ऑन द बेसिस कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ एंटीजेंस मौजूद होते हैं। क्या मतलब है इस चीज को देखो, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। रेड ब्लड सेल इस प्रकार का होता है ना आपका बाइकॉनकेव, ठीक है। अगर इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन मौजूद हुआ, यहां पे टॉपिक डाल लेना एंटीजेंस, ठीक है। अगर ए एंटीजन मौजूद हुआ तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, मेरे साथ साथ में इस चीज को कैमरे के उस पार दोहराओ भैया, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, क्या, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। तो अब यहां पे तुम लिखो ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये ऊपर का अगर विजिबल नहीं है तो मैं बोल रही हूं, यहां लिखा है ब्लड ग्रुप, यहां लिखा है एंटीजेंस, ठीक है। अब अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में अगर यहां पे ए की जगह बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप बी, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी है ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे। बी ब्लड ग्रुप है यानी कि बी एंटीजन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में अगर ए और बी दोनों एंटीजेंस मौजूद हुए तो नाम तो सुना ही होगा ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं, ठीक है। और अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो 0 यानी कि ओ ब्लड ग्रुप, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है भैया। इसके बाद में यहां पे लिखो तुम एंटीबॉडीज। क्या होता है, हम ये चीज जानते हैं कि एक ब्लड हम दूसरे ब्लड वाले को नहीं दे सकते। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको खून की आवश्यकता पड़ती है तो सेम ब्लड ग्रुप ढूंढते हैं, अपोजिट ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। क्यों, इस चीज को समझना। ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास में एंटीबॉडी है एंटी बी, यानी कि अगर बी वाला आएगा गलती से भी एंटीजन इसमें तो ये बी से लड़ जाएगा, एंटी बी है। बी वाले के पास में एंटी ए है कि अगर ए वाला गलती से भी आ गया तो उससे ये लड़ जाएगा। ए बी वाले के पास में इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एंटी ए हुई तो वो इससे लड़ जाएगी, एंटी बी हुई तो वो इससे लड़ जाएगी, इसीलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। और ओ वाले की बात करें तो इसके पास में एंटी ए भी मौजूद होगी एंटीबॉडी, और एंटी बी भी मौजूद होगी, ठीक है। दोबारा से समझा रही हूं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं ऑन द बेसिस के आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद है, ए बी दोनों या फिर कोई भी नहीं। एंटीबॉडीज होती हैं। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो उसके पास में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ये जताने के लिए कि अगर बी वाला ब्लड ग्रुप गलती से भी इसके शरीर में गया तो ये धावा बोल देंगी उसके ऊपर, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करने मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर है कि नहीं है, एक बार मुझे ये बताइए। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो एक बार बताएंगे मुझे प्लीज। परफेक्ट, क्योंकि अब ही तुम्हें समझ में आएगा आगे जाके कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या चलना है। बढ़िया जी, बढ़िया है, ठीक है। अब तुम्हें एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट समझ में आएगा, यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर वाला कंसेप्ट। इस प्रकार से जैसे मैं लिख रही हूं वैसे ही तुम भी लिख लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं 2 चोटी के साथ में, बचपन में ऐसे ही 2 चोटी बना के स्कूल ले जाते थे, और जब छोटी थी तब तो एक ऐसी फाउंटेन वाली चोटी बना देती थी मम्मी। हाँ, तो 2 चोटी है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लड़की, मेरा तो ब्लड ग्रुप बी है, चलो इस लड़की का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल ओ है, ओके, ठीक है। अब ओ वाला ब्लड ग्रुप यानी कि इसके पास में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडीज होंगे ये बता सकते हैं। इसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा, इसीलिए 0 यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है। और एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होगी, दोनों मौजूद होंगी, एंटी ए भी मौजूद होगी और एंटी बी भी मौजूद होगी, ठीक है भैया। अब अगर इस पर्टिकुलर लड़की को खून की जरूरत पड़ी और इसके शरीर में ए ब्लड ग्रुप डाला गया तो क्या इसका शरीर एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं,
ए वाले के अगेंस्ट एंटी ए लड़ जाएगा तो ए वाला इसको खून नहीं दे सकता। बी वाला अगर इसको खून देना चाहे तो दे सकता है क्या? नहीं। एंटी बी इसके अगेंस्ट लड़ जाएंगी तो ये भी नहीं दे सकता। ए बी वाला दे सकता है क्या? नहीं। फिर दोनों साथ में इन दोनों से लड़ जाएंगी, ये भी नहीं। ओ वाला दे सकता है, हाँ सेम ब्लड ग्रुप तो दे ही सकता है। ओके, अब अगर ये किसी को ब्लड देना चाहे, अगर ये ए वाले को ब्लड देना चाहे तो क्या ये दे सकती है? हाँ दे सकती है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। सामने वाला लड़ेगा किसके? इसके पास कोई दुश्मन ही नहीं है। तुम ये समझ लो, एंटीजन यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके पास में कोई दुश्मन यानी कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसी के भी शरीर में अगर ओ ब्लड ग्रुप जाएगा तो वो लड़ेगा किससे? किसी से भी नहीं। तो ए को भी ब्लड दे सकती है, ये बी को भी ब्लड दे सकती है, ए बी को भी ब्लड दे सकती है, और सेम ब्लड ग्रुप वाले को तो दे ही सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई दुश्मन ही नहीं है, तो सामने वाला लड़ेगा किससे? नो दुश्मन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। भैया सबको खून दे सकती है ये, ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको खून दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई एंटीजन ही नहीं है। ये कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे चलिए भेदभाव ना करते हुए एक लड़के का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस लड़के का ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। अब ए बी ब्लड ग्रुप के पास में कौन सा एंटीजन मौजूद होगा? जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, तो इसके पास में ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है। इसके पास में कोई एंटीबॉडी है क्या? नहीं, इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है, नहीं तो वो खुद से ही लड़ जाती है, ठीक है। अब अगर ये ए वाले को ब्लड देना चाहे तो क्या ये दे सकता है? नहीं। ए वाले के पास में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी जो इससे लड़ जाएंगी, तो ये नहीं दे सकता ए वाले को। बी वाले को खून दे सकता है क्या? नहीं। बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी जो इससे लड़ जाएंगी, नहीं। ए बी वाले को दे सकता है, हाँ सेम ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ओ वाले को दे सकता है क्या? नहीं। ओ वाले के पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं जो इससे लड़ जाएंगी, तो यानी कि ये सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दे सकता है। खून लेने की बात करते हैं, क्या ये ए वाले से खून ले सकता है? हाँ ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई हथियार है ही नहीं। दुश्मन कोई भी आ जाए, इसके पास हथियार ही नहीं है, तो ये लड़ेगा कैसे? इसके पास हथियार ही नहीं है। तो भले तुम ए वाला ब्लड डालो, तुम बी वाला ब्लड डालो, तुम ए बी वाला ब्लड डालो, तुम ओ वाला ब्लड डालो, इसके पास में कोई हथियार ही नहीं है। तो यहां पे लिख लेना नो हथियार। लड़ेगा किससे भैया? कोई भी दुश्मन आने दो, लड़ने को है ही नहीं इसके पास में कुछ, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वाला कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ है या नहीं, ये बताओ। इज दिस थिंग क्लियर? श्रेष बेटा रिप्रो चैप्टर में बात करेंगे इन सारी चीजों की, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है हमें? सबसे आसान तरीके से ऐसे ही बताया जा सकता है। तो आज तुम्हें पता है कि कौन यूनिवर्सल डोनर है तो क्यों है, कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो क्यों है। ओके बढ़िया। एंटीजन यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट शरीर रिस्पॉन्स शो करके उससे लड़े। ओके शाबाश, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट समझते हैं, चलो। अब नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट। तो अब आ जाती है एक ब्लड ग्रुपिंग जिसका नाम है RH ब्लड ग्रुप। नोट साथ साथ में बनाते जा रहे हो, आई होप। अब ये RH जो वर्ड है ये कहां से आया है? ये आया है रीसस मंकी से, एक मंकी से जिसका नाम है रीसस, ठीक है। इस मंकी के आरबीसीज की सरफेस पे सेम वैसा एंटीजन देखने को मिला जैसा हमारी आरबीसीज के सरफेस पे होता है, ठीक है भैया। ये हमारी आरबीसीज, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर इस आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन है यानी कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि हाँ है RH एंटीजन, अगर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। और हमने देखा कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बहुत कम है। हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों के आरबीसी की सरफेस पे पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है। तो RH अगर एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो
नेगेटिव। ठीक है, एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं, तो इसके पास में तो एंटी-आरएच होगा नहीं तो वो खुद से ही लड़ जाएगा, इसीलिए इस वाले के पास में एंटी-आरएच होता है। तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, इसके पास में कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि अगर एंटी-आरएच एंटीबॉडी होती तो वो खुद से ही लड़ जाती, इसके पास में मौजूद होती है। तो अगर अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूं, मेरे पास में ये सिनेरियो है, ठीक है, अब इसमें मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक तो O पॉजिटिव है और एक O नेगेटिव है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो कौन होगा यूनिवर्सल डोनर? जिसके पास में कोई दुश्मन नहीं है, यानी कि जिसके पास में कोई एंटीजन नहीं है, वो इनमें से यूनिवर्सल डोनर होगा। तो अब बताओ इन दोनों में से यूनिवर्सल डोनर कौन है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल, कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए तो नेगेटिव है ना। तो सही जवाब हमारा क्या जाएगा? ये जाएगा, दिस इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ में भी दुश्मन में यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में एंटीजन, और हथियार में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई भी मतलब ये किसी को भी अगर ब्लड देगा तो सामने वाला किस चीज के अगेंस्ट लड़ेगा? कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करूं तो मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक ए बी पॉजिटिव हो जाता है, एक ए बी नेगेटिव हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि किसके पास कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो ये बताओ इन दोनों में से किसके पास कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है? हाँ जी, बढ़िया, शाबाश, इसके पास में, इसीलिए ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाता है। तो ये भी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, O माइनस यूनिवर्सल डोनर है। फाइनल हो गया हमारा, ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, बढ़िया है जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक कंसेप्ट जिसको, जो कि मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों आपको ब्लड ग्रुप अपना पता होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है जो आपकी गुरु माता किताब एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। इसको मैं तुम्हें समझाती हूँ, ध्यान से इस चीज को समझना। इस कंसेप्ट का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस गुरु माता किताब में मेंशन्ड है, अपने मन से नहीं पढ़ा रही मैं। ओके, देखना आप समझना। फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, ठीक है, जिनकी पहली प्रेगनेंसी है, ये दिस इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ओके, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव में है। ठीक है, इनकी कोख में जो बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। बच्चे का ब्लड ग्रुप मम्मी पापा से ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब बच्चे और माँ के खून का कोई भी बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता। हमें लगता है कि बच्चा माँ के खून में तैर रहा है, नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं होता, पता है, ब्लड का बिल्कुल जीरो कांटेक्ट। तो फिर जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, और वो नाभि से कनेक्टेड जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उस कॉर्ड को जब काटा जाता है तब थोड़ा सा ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, नहीं तो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी में जरा सा भी ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है भैया, अब क्या हुआ, अब डिलीवरी हुई बच्चे की, थोड़ा ब्लड कांटेक्ट में आया। ठीक है, अब ब्लड कांटेक्ट में आने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला था, पॉजिटिव वाला यानी इसके पास में पॉजिटिव RH एंटीजन था। ठीक है, ये माँ के कांटेक्ट में आया बहुत थोड़ा सा, तो माँ के शरीर में थोड़ी बहुत anti-RH एंटीबॉडीज बन गई भैया, थोड़ी बहुत। ठीक है, ओके, क्योंकि ये वाला कांटेक्ट में आ गया था। ओके, कुछ नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब सेकंड प्रेगनेंसी की बारी आती है। माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव यहां पे बना देते हैं। और जो बच्चे का है ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल सेकंड वाली प्रेगनेंसी में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है। ठीक है, अब
माँ के शरीर में पहले से कुछ एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनी हुई थी। ठीक है, एंटीबॉडीज तभी बनती हैं जब एंटीजन कांटेक्ट में आता है, पहले कांटेक्ट में आया था इसलिए थोड़ी बहुत एंटीआरएच एंटीबॉडीज बनी हुई है। अब जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी और थोड़ा सा माँ का ब्लड जब इस बच्चे के कांटेक्ट में आएगा, तब ये एंटीआरएच एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में जाकर उसके खून को खत्म करेंगी और माँ के ना चाहते हुए भी बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे का खून धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसको अनीमिया हो जाएगा, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में, यानी कि माँ के ना चाहते हुए भी माँ की वजह से बच्चे को इतना भारी नुकसान हो जाता है कि डेथ हो जाती है। तो इस सिचुएशन को कैसे बचाया जा सकता है? अगर पहले से ब्लड ग्रुपिंग पता होगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटते टाइम ध्यान दिया जा सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग का पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतनी फीटल कंडीशन पैदा हो सकती है। दिस इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये एक वन ऑफ द कंसेप्ट्स है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? तो ये ब्लड ग्रुपिंग यहां पे फिर हमारी खत्म हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर बच्चे? ओके, बढ़िया। तो अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आखिरी टॉपिक यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर के बाहर निकालना है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें यहां पे पढ़ना है। ओके, अपोजिट ब्लड डाल दें तो जो ब्लड डाला है शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करके उस पूरे ब्लड को खत्म कर देगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस ब्लड को डालने का। बच्चे का ब्लड ग्रुप पता चला जा सकता है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस, जिसके थ्रू जेंडर भी पता चल जाता है, लेकिन जेंडर पता नहीं लगाया जा सकता, इंडिया में ये चीज बैंड है। ओके, ओ नेगेटिव देखो कितना रेयर है, ओ नेगेटिव यार। गोल्डन ब्लड या फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पढ़ाने बैठूं तो ब्लड ग्रुपिंग में मैं तुम्हें 5 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन आवश्यकता नहीं है उस चीज की। ठीक है, चलिए, तो अब बात आ जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? अब जिस प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई भी टॉक्सिक इंसान होता है, पूरा जीवन बर्बाद करके चला जाता है, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट्स के जरिए तुम्हारे पूरे जीवन में टॉक्सिसिटी भर देता है और फिर तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट, तुम बैठे रहो उस ट्रॉमा के साथ में। उसी प्रकार से जैसे जीवन से टॉक्सिक लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से शरीर से भी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना ज़रूरी है। नहीं तो जैसे वो इंसान पूरा जीवन बर्बाद करके गया, वैसे ही वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा शरीर बर्बाद कर देगा। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसी की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। अब हमारे अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट की हम लोग बात करें, देखो 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। अब हमारे शरीर में बेसिकली क्या हो रहा है, अमोनिया सबके शरीर में बनता है, लेकिन उसको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे शरीर में लिवर के अंदर यूरिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? कौन कौन अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट को आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो तुम ना ऐसे मेरे पूरे किए कराए पे ना हेंस प्रूव्ड का ठप्पा लगा देते हो कि मैडम अच्छा था आप चैट ऑफ करके रखी थी। चैट ऑन करती हैं तो एकदम से हमारे अंदर ऐसा तूफान आता है कि हमारे मन में जो भी है हम सब लिख दें एक दूसरे से बतियाने वाला। आपके काम का नहीं, आप अपना पढ़ाओ, हमें बतियाने दो। ऑफ ही रहेगा आप चैट। अब मैं तुमसे तभी पूछूंगी सिर्फ कि बता दो भैया कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं आया है। बीच बीच में उनको रखना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन बात कर ले नॉर्मली, तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी, मुझे फोमो हो जाता है, तुम एक दूसरे से बात करते रहते हो, मैं क्यों अलग हो जाऊं भैया? अब जलन के मारे मैं चैट ही ऑफ रखूंगी। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जैसे कि हम, और कुछ ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटैलिक। ये नोट्स में लिखते जाना, ठीक है, बाद में मत पूछना मुझसे। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक,
और इनको बोला जाता है यूरेकोटेलिक। अब इस चीज को समझना, सबके शरीर में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, लेकिन अमोनिया सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं, बाकी लोगों के शरीर में उसको यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया है ना, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है ये, ठीक है, और इसको निकालने के लिए इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो क्या हमारे पास में या फिर चिड़िया या फिर सांप, इन सब के पास में बहुत सारा पानी है इनके आसपास कि ये अमोनिया जैसी टॉक्सिक चीज को हटा पाए? नहीं। किसके पास है बहुत सारा पानी? जो पानी में रहते हैं उनके पास है बहुत सारा पानी, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास है बहुत सारा पानी। तो अमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? अमोनोटेलिक वो होंगे जो पानी में रहते हैं, जैसे कि बोनी फिशेस की बात करें, एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करें, एक्वेटिक इंसेक्ट की बात करें, तो ये है अमोनोटेलिक, ठीक है। ये अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इन एग्जाम्पल्स को यहां लिख लेते हैं, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिबियंस, एम्फिबियंस यानी कि जो जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं, पता है ना एम्फिबियंस किनको बोला जाता है, और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है भैया। अब बात करते हैं यूरियोटेलिक की, जो कि हम हैं, ठीक है। सबसे पहले यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, एकदम कंट्रास्ट कंपैरिजन की। तो यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है निकालने के लिए। तो ये कौन एक्सक्रीट करेगा भैया यूरिक एसिड? जिनके पास बहुत ही कम पानी है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए जो जमीन पर रह रहे हैं, ठीक है। रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ओके और क्या लिखेंगे यहां पे? एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स, लैंड इंसेक्ट्स, स्नेल्स, ठीक है। अब यूरिया वाले जो है वो बीच में आते हैं, है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ना बहुत कम टॉक्सिक है, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर इसको रिक्वायर्ड होता है। हम यूरिन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पानी लग रहा है एक्सक्रीट करने में इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे एग्जाम्पल्स लिख लो, तो मैमल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैमल्स के साथ में कुछ मरीन फिशेस भी आ जाती हैं। मैम फिशेस, हाँ मरीन वाली फिशेस, ठीक है, बोनी फिशेस नहीं है, मरीन फिशेस बोनी फिशेस से अलग होती हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ कवर हो गए हैं क्या? एक बार मुझे चेक कर लेने दो। नहीं, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस भी बचे हुए हैं। टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये जो एम्फिबियंस हैं थोड़ी बहुत देर पानी में भी जाएंगे, इसीलिए टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस, ठीक है। तो एक बार मुझे ये बताइए कि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। हाँ जी, यहाँ पे बर्ड्स भी आ जाएंगे, थैंक यू। ओके तो हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो हम यूरियोटेलिक हैं, तो हमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की चर्चा करनी है। अब हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ इस प्रकार का है, हमें पता है किडनीज होती हैं भैया, किडनीज की जरा चर्चा कर लेते हैं। ओके लेट्स सी, जानते ही हैं इसको, बीन शेप्ड की हमारी किडनी, ठीक है। किडनी से एक पाइप निकलता है, नाम बता रही हूं यूरेटर, ध्यान से सुनना, दो टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज हो जाते हैं यूजुअली। ये यूरेटर है, उसके बाद में यहां पे आ जाता है यूरेथ्रा। कभी नहीं बनेगा मुझसे जीवन में एक जैसा, आईलाइनर लगवा लो वो भी नहीं लगेगा, ये बनवा लो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है जी यार, चलो तुम समझ जाओ कैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किडनी है, ठीक है, किडनी से निकलने वाला ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है, दिस इज द यूरेटर,
ठीक है। उसके बाद में यूरिन आकर कहाँ स्टोर होता है? इस ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर है ये। ओके। और उसके बाद में ये जो है इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। तुम यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज हो सकते हो। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सीक्वेंसिंग पूछी जाती है यार एग्जाम में, 1 2 3 4 ऐसे जमाने को आएगा तुमको। तो किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। मेल के अंदर यूरेथ्रा कॉमन ओपनिंग होती है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए। अब तुम मुझे ये बताओगे कि यूरिनरी ब्लैडर किस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, बताइए। यूरिनरी ब्लैडर कौन से एपिथेलियम की बनी हुई होती है? पता है तुम्हें? दिमाग पे जरा जोर डालो। स्पेशल एपिथेलियम थी। हार्दिक बेटा, जहां मुझे लगेगा 3D दिखाना चाहिए मैं अपने आप दिखा दूंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। नमन। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम का नाम बताया था मैंने। एक ऐसी एपिथेलियम जो स्ट्रेच हो सकती है। ट्रांजिशनल, ऑल्सो नोन एज यूरोथेलियम, द ओनली एपिथेलियम दैट कैन स्ट्रेच। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होता है यूरिन को स्टोर करने के लिए, है ना। अब और समझो भैया। तो अब इसके बारे में जरूरी बात यह है, किडनी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। ये प्रीवियस ईयर में आया था कि भैया 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है ये पूछा जाएगा तुमसे। तो 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी बेटा, इसका कोई तरीका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हर एक किडनी 120 से 170 ग्राम की होती है, बड़ी हल्की सी होती है। तुम्हें क्या लगता है 4 किलो के पत्थरे रखें तुम्हारे शरीर के अंदर? नहीं, 120 से 170 ग्राम की ये होती है। ठीक है भैया। अब इसकी जो पोजीशन होती है किडनी की, उसको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। रेट्रोपेरिटोनियल क्या मतलब है इसका? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भैया। पूछा मतलब एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया था कि रेट्रोपेरिटोनियल क्या है। 4 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ये था कि भैया पोजीशन रेट्रोपेरिटोनियल है, तो क्या ये सही है या नहीं है ये हमें बताना है। अब इस चीज को देखना, इस चीज को समझना। देखो मैं बताती हूँ, सामान लेकर आना पड़ेगा कुछ कुछ। ओके चलो, अब ऐसे समझो तुम इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ऑर्गन्स के ऊपर एक परत चढ़ी होती है, इस परत को बोला जाता है पेरिटोनियम। क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम। ये तुम्हारे सारे ऑर्गन्स हैं, तुम्हारा स्टमक हो गया, तुम्हारी इंटेस्टाइन हो गई, सारे ऑर्गन्स हो गए। और इसके ऊपर इस प्रकार से एक परत चढ़ी हुई होती है सारे ऑर्गन्स के ऊपर, एक साथ सारे ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम रेट्रो गाने सुने? रेट्रो गाने क्या होते हैं? पुराने जमाने के गाने, यानी कि पीछे हम टाइमलाइन में जाएं तो। उसी प्रकार से यहाँ पे जो ऑर्गन्स के ऊपर ये पेरिटोनियम मौजूद है, इसके पीछे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग हो गई। अब इसके पीछे की तरफ, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे, यानी कि रेट्रो पीछे की तरफ, यहाँ पे 2 किडनीज मौजूद होती हैं। इसीलिए इस पोजिशनिंग को बोला जाता है रेट्रो पेरिटोनियल पर्टिकुलर पोजिशन। क्या ये चीज अभी हम लोगों को क्लियर हुई है? रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन क्या होती है? पेरिटोनियम के पीछे। पेरिटोनियम क्या होती है? एक ऐसी सरफेस जो सारे ऑर्गन्स को कवर कर रही है। ओके बढ़िया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो किडनी होती है ना, इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। और वो जो सेल्स हैं, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमने न्यूरॉन के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी प्रकार से किडनी के अंदर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर, जो घुमावदार सा स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया ना, वो बेहतरीन सा स्ट्रक्चर बनाया है। मतलब इतने सारे, इतने छोटे छोटे से सेल्स होते हैं ना ये, कि और फिर भी इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इतना काम कर रहे हैं। मतलब तुम देखो जरा, तुम इस चीज को समझना। और इसका 3D इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं इसको 3D में नहीं बताऊंगी, तुम डायग्राम में इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो इसको साथ साथ में ड्रॉ करते जाना। मैम ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे? अरे ऐसे ड्रॉ कर लेना कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है।
ओके, थोड़ा घुमावदार सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हर एक घुमाव जो इसमें आ रहा है उस हर एक का कुछ ना कुछ काम है मेरे बच्चे। अरे अब मुझे तो ऐसा बनाना पड़ता है ना कि जो तुम सबको समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, स्कूल वगैरह में कभी ना कभी देखा होगा तुम लोगों ने, जिन्होंने भी बायो लिया होगा। नहीं लिया है तो अब मैं समझा देती हूँ तुम्हें। अब ये है एक नेफ्रॉन, ठीक है, ये एक नेफ्रॉन सेल है। यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी आती है, वो इस प्रकार से पूरा गुच्छा बना लेती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, अब तुम समझना कि जो इम्प्योर खून है, जो खराब खून है, वो यहाँ आएगा, यहाँ गुच्छा बनाएगा। ठीक है, यहाँ से उसका पूरा प्योरिफिकेशन होगा। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, और प्योर ब्लड फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, जो आ रही है यहाँ पे, ये आर्टरी का छोटा वाला पोर्शन क्या बोला जाता है, आर्टेरियोल बोला जाता है ना आर्टरी के बच्चों को। तो ये आने वाली आर्टेरियोल है, यानी कि एफेरेंट। ये एफेरेंट आर्टेरियोल है जो कि गंदे खून को लेकर आ रही है, और ये इफेरेंट आर्टेरियोल है जो साफ खून को लेकर जा रही है। गुच्छा क्यों बनाया है यहाँ पे, क्या जरूरत थी इतना कॉम्प्लेक्स करने की। ठीक है, ये समझते हैं। इस गुच्छे को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जी से गुच्छा, जी से ग्लोमेरुलस, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब क्या होता है, तुम चाय पीते हो, या चाय तो मतलब हेवनली होती है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया चीज होती है चाय। तो जब चाय को हम छानते हैं, तब देखो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं चाय की एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं होने देती। तो जब वो चाय पत्ती होती है ना, उसको चम्मच से और ऐसे प्रेशर लगा लगा के और दबा के, जैसे एक एक बूंद उसकी चाय की गिर जाए कप में, तब मेरे एक एक बूंद कितनी कीमती होती है चाय की। तो प्रेशर लगा के उस छन्नी से चाय को और छान लिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऐसा गुच्छा बन जाएगा तो यहाँ पे एकदम से बहुत प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर पानी का कोई पाइप है, तुम उसको मोड़ोगे तो उसमें एकदम से प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा ना, बस वैसा ही प्रेशर यहाँ पे डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, बिल्कुल वो चाय की छन्नी जैसे। इन छोटे छोटे होल्स को बोला जाता है पोडोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुमने दबाव लगाया, प्रेशर लगाया, तो इन छन्नी के छेदों के थ्रू यहाँ पे मटेरियल छनकर आ जाता है। ठीक है, अब छन्नी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेस्ट मटेरियल है, कौन सा काम का मटेरियल है, ये तो बस छान रही है। लेकिन ये मोस्टली वेस्ट मटेरियल को छान देती है, कुछ कुछ काम का सामान भी लेकिन साथ में आ जाता है भैया। अब बड़े बड़े सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह तो नहीं आएंगे, थोड़ा यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो प्लाज्मा में घुला हुआ है वो आ जाता है, लेकिन कभी कभार कुछ काम का सामान भी आ जाता है, और कभी कभार कुछ वेस्ट मटेरियल आ भी नहीं पाता। तो इसी के लिए ये इतना लंबा ट्यूब बाद में है जो इसको और ज्यादा सही कर दे। अब क्या होता है कि मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ काम का सामान कभी कभार गलती से आ जाता है। ठीक है, तो उस काम के सामान को दोबारा से यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कि भैया ऐसे कैसे चला गया काम का सामान यार, उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में होता है चुन चुन के रीएब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली हमारे काम की चीजें चुन चुन के, यानी कि सिलेक्टिव तरीके से। ये जो पर्टिकुलर हिस्सा तुम्हें दिख रहा है नेफ्रॉन का, ये जो पार्ट है मेरे बच्चे, इस पार्ट को बोला जाता है पीसीटी। ठीक है, पीसीटी का फुल फॉर्म मैं यहां पे लिख देती हूं। पीसीटी का मतलब है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल यानी कि पहले, किसके पहले भैया, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के, इस ट्यूब्यूल के पहले, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद में यहां पे अगर कुछ बच गया है, अब इसमें डालना कोई वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा है जो बच गया है, तो उसको इस वाले पोर्शन में डाल दिया जाता है। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही प्रोसेस है, तुम्हारे लिए आसान करके बता रही हूँ। ठीक है, तो उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है इसको बोला जाता है डीसीटी, और डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड, यानी कि बाद में। ठीक है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे सिक्रेशन हो जाता है,
जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ था उसको दोबारा से यहाँ पे सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो तुम्हें पर्टिकुलर लूप दिख रहा है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, यानी कि जिस भी चीज की जितनी कंसंट्रेशन है ब्लड में उतनी ही रहनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अभी इस लेवल पे समझना, बस इतना ध्यान रखो, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया चीज आती है जिसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ये वाला जो पोर्शन है ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग है भैया, सिर्फ ये एकमात्र नेफ्रॉन से कलेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रहा है। एक नेफ्रॉन यहां से कनेक्टेड होगा, एक नेफ्रॉन यहां, एक नेफ्रॉन यहां, सारे नेफ्रॉन से ये कलेक्ट करता है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है वाटर की कंसंट्रेशन को संभालना, वाटर रीएब्सॉर्प्शन। क्या मतलब है इस चीज को मैं समझाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि हमने पानी नहीं पिया। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है पीना भैया, अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तुमने किसी दिन पानी नहीं पिया तो कलेक्टिंग डक्ट शरीर से पूछेगा कि भैया आज इसने पानी पिया कि नहीं पिया, तो शरीर बोलेगा नहीं, नहीं पिया। ऐसा ही है, ध्यान नहीं देता अपने शरीर का, नहीं पिया इसने पानी। तो कलेक्टिंग डक्ट बोलेगा अरे यार चलो ठीक है। तो ये यूरिन जो निकल रही थी ना शरीर से, उससे भी पानी को निचोड़ के शरीर को दे देगा कि ले भाई तेरे पास वैसे ही पानी की कमी थी, ये यूरिन से भी थोड़ा पानी जो है ना ये अपने पास रख ले, मैं कंसंट्रेटेड यूरिन शरीर के बाहर निकाल दूंगा। जिस दिन तुम पानी नहीं पीते हो ना, पानी बहुत कम पीते हो, उस दिन डार्क येलो कलर की यूरिन निकलती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन है, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम है, क्योंकि पानी शरीर ने अपने पास रख लिया, तुमने पिया ही नहीं पानी। अब जिस दिन तुमने बहुत पानी पी लिया अच्छी तरह से कि भैया चलो आज हाइड्रेटेड रखते हैं, क्योंकि मैम ने सिखाया है हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, तो बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दिमाग काम करना चाहिए उसके लिए, इतना सोचने के लिए। तो तुमने पानी अच्छे से पी लिया, तो फिर ये कलेक्टिंग डक्ट पूछेगा शरीर से कि आज भैया पानी पिया है इसने, तो शरीर बोलेगा आज पी लिया। तो फिर कलेक्टिंग डक्ट बोलेगा ठीक है, जो एक्सेस वाटर है वो मैं शरीर के बाहर निकलने देता हूँ। तब तुम्हारा जो यूरिन है वो पेल येलो कलर का निकलता है, बहुत लाइटिश येलो कलर का। ठीक है, तो ये काम किसका है? कलेक्टिंग डक्ट का है। यानी कि तुम्हारे नेफ्रॉन के थ्रू जो सारे काम हो रहे हैं उसमें से प्रोसेसेस के नाम क्या क्या है? सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ यहाँ पे? फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि वो जो छन्नी से छाना था वो आपका हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में कोई काम की चीज यहाँ पे निकल गई है तो उसको शरीर बोलता है कि काम की चीज हम ऐसे कैसे जाने थे भैया यूरिन के थ्रू, तो उसके बाद में आ जाता है सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। और उसके बाद में अगर कुछ हमारे काम का मतलब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डालना रह गया है तो फिर आ जाता है सिक्रेशन। तो इन प्रोसेस के जरिए ये हमारा काम हो जाता है। हाँ, एक और बात, ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चे, ये वाला जो पोर्शन है कैप्सूल जैसा, इसको बोला जाता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन ईरानी नहीं, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है रीनल या फिर माल्फिजियन कॉर्पस्कल। कैसे कैसे नाम है मैम, एग्जाम में आएगा ना, लिखा हुआ रहेगा ऑलरेडी तो तुम्हें याद आ जाएगा। रीनल या माल्फिजियन कॉर्पस्कल इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा नेफ्रॉन, ये मैंने बता दिया है। अब आप मुझे बताएंगे आपको कहाँ दिक्कत परेशानी है। इज दिस थिंग क्लियर? सबसे आसान तरीके से ऐसे ही बताया जा सकता था। नेफ्रॉन बहुत छोटा होता है, तुम्हें आंखों से बेयरली वो देखे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं तुम्हारी एक किडनी के अंदर। वही तो मैं बोल रही हूँ, भगवान ने कितना बेहतरीन बनाया तुम्हारा शरीर, एक इतना छोटा सा नेफ्रॉन इतना काम कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। और ये दिक्कत परेशानी में ये मत बोला करो कि मैम रिपीट, मैम नेफ्रॉन। अरे रिपीट करने में, नेफ्रॉन बताने में मैं पूरा का पूरा दोबारा से बताना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक बताया करो कि मैम इसमें ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला समझ में नहीं आया या फिर कलेक्टिंग डक्ट समझ में नहीं आया। तुम बोलते हो मैम रिपीट, क्या रिपीट? आज का लेक्चर रिपीट कि पूरा सिलेबस रिपीट? ठीक है, ओके। लूप ऑफ हेनले का काम होता है बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना, जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना उनका कंसंट्रेशन सही रखने का काम होता है इसका।
जो कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है ना यूरिनरी ट्रैक में, मतलब बेसिकली क्या होता है, यूरिन पास करते टाइम कभी कभार जलन होती है या फिर ऐसा कुछ, तो दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया के एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है। इम्प्योर ब्लड का मतलब है जो हमारा वेस्ट ब्लड है जिसमें यूरिया मिला हुआ है, क्योंकि हमें हमारे शरीर से यूरिया निकालना है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को निकालना है ना। डीसीटी का काम क्या है, कुछ भी अगर बच गया है वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में तो उसको यहां से डाल दिया जाता है कि भैया ये भी लेते जाओ, ये भूल गए थे तुम। ठीक है, ओके। ग्लोमेरुलस क्या है, ये रहा ग्लोमेरुलस, ये ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा यहाँ पे बना हुआ है प्रेशर डेवलप करने के लिए। ठीक है, ओके। बेटा 3D मत चिल्लाओ, जहां पे 3D की आवश्यकता होती है वहां मैं बता देती हूँ, तुम्हें नहीं आएगा 3D में ये समझ में। ठीक है, कम पानी पियोगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए पानी पी लिया करो। ओके, बढ़िया। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है? किडनी के फेलियर वगैरह सबकी बातें कर लेंगे हम भैया। रीनल शब्द का इस्तेमाल किडनी के लिए किया जाता है, जैसे हार्ट के लिए कार्डियक का इस्तेमाल, लिवर के लिए हेपार का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इसके लिए रीनल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसा करो, तुम देख लो 3D, है ना, तुम खुश रहो भैया, तुम खुश रहो, और क्या चाहूंगी मैं जीवन में, तुम देख लो 3D। तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे और भी काफी कुछ पढ़ाना है। लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, तुम्हारे शरीर का लॉन्गेस्ट सेल तुम्हारा एक नर्व सेल होता है। इंफॉर्मेशन को उसको काफी दूर तक ले जाना होता है। खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। ये एकदम ऐसा ही है, नखरे तब दिखाता है जब जरूरत होती है इसकी। हेलो, खुलो भाई। क्यों नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया ये? वाइट यूरिन नहीं होता बेटा, वो पस डिस्चार्ज होता है अलोंग विद यूरिन, और पस ये बता रहा है कि तुम्हारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है। एरिन बेटा मैं कमेंट नहीं देख पाई, इसको क्या आग लगी है यार, दोबारा चला लेते। अटक गया। देखो तुम्हारे ही सामने हो रहा है, हाँ मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, तुम्हारे ही सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। तुम लोगों के लिए तो बढ़िया हो गया ना, मैम ने बीच में ऐसे ब्रेक दे दिया है, हमें तो मजा आ रहा है, मैम तो पढ़ा नहीं रही हैं, हमें तो ब्रेक मिल गया है। चलो तब तक तो आगे पढ़ते हैं, जब तक ये थोड़ा खुल जाए, है ना। थोड़ी देर में इसको चेक करते हैं दोबारा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी, वैसे भी उससे कुछ समझाना है नहीं, समझ हम इससे ऑलरेडी चुके ही हैं। ठीक है भैया, अब एक चीज को समझो तुम। एक पर्टिकुलर सिनेरियो होता है, तुम में से कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे किडनी फेलियर वाला सिनेरियो, है ना। किडनी जो फेलियर है उस सिचुएशन में आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, किसी ना किसी को घर में कभी डायलिसिस पे रखा गया होगा। तो डायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फिनोमेना इस्तेमाल होता है, इस चीज को तुम समझना, और एक ऐसा फिनोमेनन जो हमने सबसे पहली वाली क्लास में सीखा था। ठीक है, अब समझना क्या कर रहे हैं हम।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक वेस्ट ब्लड है, यानी कि वेस्ट ब्लड यानी कि जिसमें यूरिया घुला हुआ है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो अब यूरिया को कैसे निकालें हम ब्लड से? तो इस ब्लड को पास किया जाता है एक ऐसे सोल्यूशन से जो कि एकदम प्योर सोल्यूशन है। ठीक है, अब तुमने एक प्रोसेस का नाम सुना था जिसका नाम है ऑस्मोसिस, नाम तो सुना ही है ना? ऑस्मोसिस यानी कि किसी भी चीज का जो फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो एक मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जैसी लगाई जाती है जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो नाइट्रो सेल्यूलोजिक मेम्ब्रेन, तो एक ऐसे सोल्यूशन जिसको डायलाइजिंग सोल्यूशन बोला जाता है, उससे हमारे खून को पास किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में चला जाता है और फिर साफ खून को दोबारा से बॉडी में डाल दिया जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसीजर है, तो इतने पैसे क्यों लगते हैं डायलिसिस में? क्योंकि हमारा खून जो है वो ऑन अ डेली बेसिस यूरिया जनरेट कर रहा है हमारा शरीर, और खून पूरा का पूरा बार बार साफ करने में इसीलिए दिक्कत आती है, इसीलिए ये प्रोसेस इतना ज्यादा महंगा होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, या फिर इसको मतलब नॉर्मल डायलिसिस बोला जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, उसको देखते हैं ये खुला कि नहीं। ये अटक ही गया है यार आज। ये भी बोल रहा है कि मैम सही बोल रही है, मान जाओ मान जाओ। तुम नहीं मानोगे, पर नेट दिक्कत दे देता है यार कभी कभार। चलो और देखते हैं फेल क्यों हो जाती है बेटा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, दोबारा से बात है फेल होने की, तो हो सकता है कि वहां तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली ना हो रहा हो, तो उसकी मसल डेड हो गई हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने वाली हूँ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, और यहाँ पे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो भैया बाद में भी समझ नहीं आएगा। ध्यान कैसे देंगे? चैट को डिसेबल करके देंगे मैम हम ध्यान, क्योंकि आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना। रुको, चैट डिसेबल तो हो जाए। हुई क्या? अरे रे, अभी भी नहीं हुई, अभी भी बता रहे हैं ये लोग। हो जाए भाई डिसेबल। हुई क्या? हो गई हो गई। चलो, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ऐसा लगता है सालों से नहीं बतियाए हैं। चलो, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। अब क्या होता है कि जब हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो शरीर उसको खुद से संभालने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हर बार बाहर से दवाई ही लेनी पड़ेगी, हर बार बाहर से ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर जो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं शरीर में, शरीर उनको खुद को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। अब ऐसी ही दो कंडीशंस के बारे में बता रही हूँ। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब उसको कैसे, कम हो जाता है तब उसको शरीर कैसे रेगुलेट करता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब उसको शरीर कैसे रेगुलेट करता है। प्रीवियस ईयर में काफी बार इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो इस चीज को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तब एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जिसका नाम है रास मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे रास में क्या फुल फॉर्म है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो रास अब यहां से तुम्हें समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझना, और यही तुम्हें ड्रॉ करना है। दोबारा नहीं बताऊंगी, एक बार में अच्छे से सुनो। अब क्या हुआ है तुम्हारे शरीर में? कंडीशन इमेजिन करो कि ब्लड प्रेशर हो गया है कम, अब उसको हमें बढ़ाना है। बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव होता है तुम्हारा लिवर। तुम्हारा लिवर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज सिक्रीट करता है, एंजियोटेंसिनोजन। जैसे तुम्हें याद है पेप्सिनोजन इनएक्टिव था, सोया हुआ एंजाइम था, उसको जगाना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो लिवर एक सोया हुआ एंजाइम रिलीज करता है, अब इसको जगाना पड़ेगा। एंजियोटेंसिनोजन है, इसको एंजियोटेंसिन बनाना पड़ेगा। तो अब किडनी जो है वो किडनी रेनिन रिलीज करती है। ध्यान रखना है सिंगल एन है, डबल एन वाला दूसरा रेनिन होता है। किडनी रेनिन रिलीज करती है, जिसके चलते ये एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अभी भी ये काम का नहीं है, इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो अब लंग्स के द्वारा एक एस एंजाइम रिलीज होता है वो करता है। ठीक है, यानी कि अभी तक की कहानी क्या है? लिवर ने एक सोया हुआ एंजाइम रिलीज किया जो किडनी और लंग्स की सहायता से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजियोटेंसिन जो 2 है, ये क्या करता है? तुम्हारी ब्लड वेसल्स को दबा देता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब तुम खुद समझो कि कोई पाइप है,
ठीक है, पाइप से पानी निकल रहा है, अगर तुम पाइप को दबाओगे तो तेजी से पानी निकलेगा, ज्यादा प्रेशर से। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ते हैं यार हम लोग, है ना, फिजिक्स के अंदर। एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे वेसल्स को दबा दोगे तो ऑफकोर्स उनके अंदर जो ब्लड दबाव लगा रहा था वो बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हम यही तो चाह रहे थे, ब्लड प्रेशर अभी तक कम था, हम बढ़ाना ही तो चाह रहे थे, बढ़ गया। तो ये पहला तरीका हुआ। साथ में एक और चीज हो रही है, ये एंजियोटेंसिन 2 तुम्हारी किडनी, दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स बैठे होते हैं, टोपी की तरह। ये किडनी है तो इसके ऊपर इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड बैठे हुए हैं। वहां से ये एंजियोटेंसिन 2 एक पर्टिकुलर चीज निकलवाता है जिसको एल्डोस्टेरोन बोला जाता है। ये एल्डोस्टेरोन तुम्हारी किडनी से पानी खींचेगा। अब पानी खींचेगा तो क्या होगा, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपने आप प्रेशर ज्यादा लगेगा। अरे भैया, अगर एक ट्यूब है, एक ट्यूब में से अगर 5 लीटर पानी जा रहा है तो कुछ दबाव लग रहा है, अगर वहीं से मैं 7 लीटर पानी भेजूंगी तो दीवारों पे ज्यादा दबाव लगेगा ना। इसीलिए पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी से और ज्यादा, जिससे कि दोबारा से क्या हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जिसके चलते हमने कम बीपी को दोबारा से बढ़ा दिया है। क्या ये चीज हम लोगों को क्लियर हुई है? एक बार मुझे बताएंगे, क्या ये चीज क्लियर हुई है? ओके, बढ़िया। तो ये तो हो गया भैया रास मैकेनिज्म। अब बात आ जाती है, अगर बीपी बढ़ गया है तो क्या होगा। अब बीपी जब कम हो गया था तब कितने सारे ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे ना, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे लिवर, तुम्हारा लंग्स, है ना। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो सिर्फ एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो है तुम्हारा हार्ट। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे तुम्हारा सिर्फ हार्ट इन्वॉल्व होता है, और ये हार्ट एक पर्टिकुलर चीज रिलीज करता है जिसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर दोबारा से तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है उसको कम कर देता है। तो ये कैसे कम करता है इतना नहीं सोचना हमें, बस इतना वो ब्लड प्रेशर कम करता है वेसल्स को दोबारा से डायलेट करके, बस इतना। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके जी, ओके, ठीक है। वो आज ठान के बैठा है कि आज नहीं चलेंगे भैया। मैं नेट में इशू होगा यार। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपसे अगली क्लास में पूछ लिए जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है इससे रिलेटेड, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अपने आप बढ़ या कम क्यों जाता है ब्लड प्रेशर, कम या बढ़ हो, बहुत सारे रीजंस की वजह से। दोबारा से बोलती हूँ, हर चीज के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। ब्लड प्रेशर, अब तुम किसी को गुस्सा दिलाते हो, उसके हॉर्मोन्स में छेड़छाड़ हुई, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। चलो इसी से रिलेटेड एक पिटारे में तुम्हें चीज बताती हूँ आज। ठीक है, लेट्स सी द पिटारा टुडे। अच्छा, हार्ट से रिलेटेड एक पिटारा है यहाँ पे। तुम्हारा जो दिल है वो या फिर इसको ऐसे बोलो, ठंड में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ठंड आ रही है ना, तो ऐसे मौसम में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। क्या होता है भैया, ये तुम्हारा दिल, ठीक है। अब इस तक जो ब्लड वेसल ऑक्सीजन पहुंचाती है वो कौन सी ब्लड वेसल थी, वो कौन सी आर्टरी थी, जरा नाम बताइए मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ। दिल की मसल तक कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजन पहुंचाती है? बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ। अश्वनी, पिछला लेक्चर जाके देखो। गलत गलत गलत
गलत। कौन सी आर्टरी ऑक्सीजन पहुंचाती है ये मैं बता चुकी हूं पहले। किसी का एक बच्चे का सही जवाब नहीं आया। कोरोनरी, कौन बोला? नमन गौतम बोला है। एक बच्चे ने सिर्फ जवाब दिया है कोरोनरी आर्टरी। मैंने बताया था तुम्हें, ब्लड की, ये दिल की मसल तक अगर ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, दिल तो सब तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है, लेकिन इसकी मसल तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसमें ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आता है। ये चीज बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहां पे ब्लॉकेज हो जाता है कुछ कुछ लोगों में। ब्लॉकेज क्यों होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बताई है कि हमारा जो शरीर है वो अपने खुद का जो तापमान है वो नियंत्रित खुद से रख सकता है। यानी कि जब भी हमें ठंड लगती है तब हम कांपते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो। जब भी गर्मी लगती है तब पसीना आता है, जिससे कि पसीना उड़े तो अपने आप हमें ठंडक का एहसास हो और हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। राइट, अब ठंड के मौसम में हमारी जो वेसल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया अगर होगा तो ज्यादा हीट का लॉस होगा, तो वो अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेती हैं। वेसल्स अपने आप को थोड़ा दबा लेती हैं, जिससे कि ज्यादा सरफेस एरिया ना हो, तो ब्लड का जो हीट है वो ज्यादा बाहर ना जाए और हमें, हमारी जो बॉडी हीट है वो हमारे अंदर ही रहे और हमें ठंड कम लगे। ठीक है, अब वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। तो अगर किसी इंसान में ब्लॉकेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है जो अभी इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा, ठीक है भैया, इतना ब्लॉकेज है। अब ठंड के वक्त पे अगर ये तुम्हारी जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ब्लॉकेज तो उतना का उतना ही रहेगा, तो अब अगर मैं उतना का उतना ब्लॉकेज बनाऊं तो ये तो पूरा रास्ता ही बंद हो गया। वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होने पे ये तो पूरा रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो हार्ट अटैक का चांस तो डेफिनेटली बढ़ेगा ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को भी आ सकता है, जिसमें पहले से ब्लॉकेज है उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके शिवम बेटा, ज्यादा खाना खा के मत दौड़ो, है ना, खाली पेट दौड़ो ज्यादा, मतलब खाली पेट ऐसा नहीं, एकदम ही खाली पेट नहीं, थोड़ा बहुत कुछ प्रोटीन वगैरह खाकर दौड़ो। एकदम खाना खाने के बाद दौड़ोगे, बहुत ज्यादा खाने के बाद दौड़ोगे तो पेट दुखेगा। ठीक है, ओके। और क्या दिक्कत परेशानी किसी को? मुस्कान बेटा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसका वक्त आएगा जब मैं किडनी स्टोन्स बताऊंगी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी। यूरिन का टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो बॉडी से निकल रही है, और बॉडी का टेम्परेचर हम जितना फील कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को हम लोग अब यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बच्चे, आज हम लोगों ने हमारा पूरा ये कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर लेंगे। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं काव्या, ये हम बाद में समझेंगे। जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड डेली 40 से 50 मिनट का वर्कआउट करो, ज़रूरी है। ओके चलो, बाय बाय, गुड नाइट।